हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप एंड अड्डा 24x7। तो जैसा कि आप लोगों से आपके कहा था ठीक कि आज रात को आपके 9 बजे से आईएएस प्रीलिम्स 2020 का जीएस का पेपर आपके डिस्कस होगा। ठीक है, तकनीकी समस्या के कारण थोड़ा सा आपकी क्लास ही जो है आपकी ये वो डिले आपके स्टार्ट हुई है। ठीक, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी ये क्लास थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुई। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने पेपर को। तो दोस्तों अब हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके समझते हैं जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके, ये डिस्कस कर रहे हैं हम सेट सी। ठीक है, हम क्वेश्चंस को देखते चलेंगे इसमें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। पहली चीज तो आपकी ये हुई। ठीक, दूसरा और नेक्स्ट आगे याद रखिएगा, जो दूसरा आप लोगों को नेक्स्ट आगे याद रखना है कि ये जो आपके पेपर है, इस पेपर को अगर हम एनालिसिस करें तो इस एनालिसिस से जो अभी तक हमें पता चलता है वो आपके ये पता चलता है कि एक जनरल की हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो 100 नंबर के आसपास आपके जो है 100 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, 100 बिल्कुल सेफ है। बाकी का आपके 90 से 100 के बीच में कहीं भी कट ऑफ आपकी जा सकती है, यानी कि 90 to 100 क्वेश्चन कहीं भी कट ऑफ जा सकती है, 100 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जिस तरह आपके पेपर का आपके नेचर है उसको देखते हुए। तो अब हम इसके आपके सेट सी में अगर हम आपके देखें तो सबसे पहले एक एक करके समझते चलना। क्वेश्चन नंबर आपके 1 सेट सी में आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपके कहता है कि फर्टिगेशन के आपके लाभ क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन के आपके अगर हम बेनिफिट की बात करें तो पहले हमें पता तो हो कि फर्टिगेशन आपके होता क्या है। ठीक है, फर्टिगेशन आपके होता क्या है, यहां आपके 2 वर्ड आपके मिलते हैं, एक एरीगेशन और एक फर्टिलाइजर। एक एरीगेशन और एक आपके फर्टिलाइजर। जब एरीगेशन के साथ ही फर्टिलाइजर मिला दिए जाएं, यानी कि सिंचाई के साथ ही जब हम उर्वरक को आपके मिला दें तो यह प्रक्रिया आपके कहलाती है क्या, फर्टिगेशन। ठीक है, अब फर्टिगेशन की अगर हम आपके बात करें तो आपने किया क्या कि आपने फर्टिलाइजर्स को एरीगेशन के साथ ही आपके दे दिया। ठीक है, तो अब यह प्रक्रिया आपके करेगी क्या, इस प्रक्रिया का आपके जो सबसे पहला आपके जो लाभ है, ठीक है, एल्कलिनिटी यानी कि आपके सिंचाई जल की क्षारीयता, इसका नियंत्रण आपके कर सकती है। ठीक है, दूसरा आपके यहां एरीगेशन में जब फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर मिलेंगे तो आपके पौधों को आपके न्यूट्रिएंट्स ये बढ़ी हुई मात्रा में आपके मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपके क्या है कि अगर हम ऐसे ही फर्टिलाइजर का बिखराव कर देते हैं तो इससे आपके क्या होता है कि जब आपके पानी आता है या पानी आपके बहता है, ठीक है, तो आपके इससे जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं इनका ज्यादा मात्रा में आपके क्या होता है, लीचिंग हो जाता है। ठीक है, अब हमें आपके जो लीचिंग करनी है सिर्फ कहां तक करनी है, सिर्फ हमें पौधों या फसलों की जड़ों तक करनी है, उससे ज्यादा अगर लीचिंग आपके होगी तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो दूसरा आपके फर्टिगेशन आपके यहां रासायनिक पोषकों के निच्छालन में आपकी कमी लाता है। ये 3 तो आपके मेजर इसके बेनिफिट हैं ही हैं। अब चौथा अगर हम आपके देखें यहां तो एक आप देखते हैं रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग आपके संभव है। आईएएस में आपके जहां कहीं भी एक्सट्रीम पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन वाला ऑप्शन हमेशा आपके गलत होता है, जैसे कि आपके सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक, यानी कि आपके ये कहता है कि यहां फर्टिगेशन के साथ रॉक फॉस्फेट और जितने भी अन्य आपके फॉस्फेटिक आपके जो फर्टिलाइजर हैं उनका आपके सक्सेसफुली आपके अनुप्रयोग संभव है। तो सभी का तो सक्सेसफुली या एब्सोल्यूट सक्सेसफुली तो कोई भी संभव हो ही नहीं सकता। तो यहां अगर हम आपके देखें तो एक तो ये ऑप्शन सही है, एक ये ऑप्शन सही है और एक ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो आपके आंसर होगा वो होगा क्या, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये है आपके फर्टिगेशन का आपके बेनिफिट, ये पहला आपके क्वेश्चन। इसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन अब आगे देखें। सेकंड क्वेश्चन आपका है क्या, निम्नलिखित खनिजों पर आपके विचार कीजिए। अब निम्नलिखित खनिजों पर आपके विचार करना है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट। इसमें पूछा गया है आपके मेजर मिनरल आपके कौन सा है, मेजर मिनरल आपके कौन सा है। तो मिनरल की आपके अगर हम बात करें तो मिनरल आपके मेजर या हो या माइनर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक फ्यूल बेस्ड या फॉसिल मिनरल्स, ठीक है, दूसरा आपके मेटेलिक मिनरल और तीसरा आपके नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है,
अब हम अगर आपके बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट, इन चारों को आपके अगर हम देखें तो इन चारों में आपके ये जो क्रोमाइट है, आपके क्रोमाइट, ये आपके मेजर मेटेलिक मिनरल है, मेजर मेटेलिक मिनरल यानी कि धात्विक खनिज, ठीक। और काइनाइट और सिलीमेनाइट आपके ये मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। मेजर तो ये भी हैं लेकिन ये मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल हैं, ठीक है। वहीं आपके जो बेंटोनाइट है ये आपके मेजर ना होके ये आपके क्या है, माइनर, ठीक है। तो यहां आपके जो मिनरल की हम बात करें तो आपके मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आपके कौन कौन से आपके आ जाएंगे, 2, 3, 4। क्रोमाइट मेजर मेटेलिक मिनरल और काइनाइट और सिलीमेनाइट आपके मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो आपके इंडिया में आपके है। ये दूसरा आपको याद रखना है। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आपके डी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब हम आपके अगले क्वेश्चन पे आपके आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके आगे समझना, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम आपकी बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, ओशियन मीन टेम्परेचर, ओशियन मीन टेम्परेचर यानी कि आपके महासागरों का आपके औसत तापमान। अब महासागरों के औसत तापमान से रिलेटेड अगर हम आपकी बात करें तो जनरल पॉइंट हम समझते हैं। ओशियन मीन टेम्परेचर, इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक, समताप रेखा, समताप रेखा तो आपको पता ही है, आइसोथर्म, ठीक, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसपे आपके टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस आपके समताप रेखा की आपकी डेप्थ तक मापा जाता है, ठीक है। तो ये यहां तक तो आपके सही है, ठीक। ओशियंस का जो एवरेज टेम्परेचर आपके 25-26 डिग्री। लेकिन अब यहां आपके दूसरा लिखा है, जनवरी मार्च ये सब छोड़ दो, 129 मीटर की डेप्थ, ठीक। यानी कि ये जो आपके आइसोथर्म है ये जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में 129 मीटर की डेप्थ पे होती है। जबकि सामान्य स्थिति में आपकी ये जो आइसोथर्म होती है ये 50 से 100 मीटर की डेप्थ पे आपके ये टेम्परेचर होगा। सामान्य स्थिति में आपके ये टेम्परेचर कहां होगा, 50 से 100 मीटर की डेप्थ पे, ना कि 129। ये 129 मीटर कोई फिक्स नहीं है। ये जो दूसरा पॉइंट है आपके, ये पॉइंट तो यहां तक सही है लेकिन ये दूसरा पॉइंट आपके गलत है। पहली चीज तो ये 50 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 129 ही होगा, इसलिए आपके ये सेंटेंस आपके हो गया गलत। दूसरा, आपके जो ओशियन मीन टेम्परेचर होता है ये आपके मानसून का पूर्वानुमान करने के काम में आता है, मानसून का पूर्वानुमान, ठीक। अब यहां आपके ये लिखा है कि ओएमटी जो है आपके जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया गया है, ठीक, ये निर्धारित आपके क्या करेगा, मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। एग्जैक्ट ओएमटी के आधार पर हम सिर्फ एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये जो आपके मानसून इस साल आपके आएगा, ये जो मानसून आपके इस साल आएगा ये आपके क्या होगा, एवरेज से ज्यादा होगा, एवरेज होगा या एवरेज से कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर आपके होगा ओनली 2। इसका आंसर आपके क्या होगा, ओनली 2। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ठीक। अब फोर्थ नंबर का आपके क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में केमिकल फर्टिलाइजर के संबंध में निम्न कथनों पर आपके विचार करें। पहला आपके इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य यानी कि रिटेल मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा आपके नियंत्रित नहीं है। तो यहां ये पहले ही स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से आपके ये जो रासायनिक उर्वरक है ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपके क्या हो गया, ये गलत। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया आपके यूरिया में आपके क्या होता है, यूरिया बनाया जाता है और ये प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस से उत्पन्न होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद में सल्फर, ठीक, जो फास्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल है, सल्फर आपके एक बाई प्रोडक्ट है किसका, तेल शोधन कारखाने यानी कि ऑयल रिफाइनरी का। तो ये आपके आंसर ये भी सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ये गलत, 2 और 3 ये सही। तो इसका ऑप्शन बी। तो ये आंसर आपके किसका होगा, 4 नंबर
क्वेश्चन का। तो ये चौथा आपके क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट अब आपके आता है कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन को आप लोग समझना, ये इसका आपके इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन आप उठाते चलना है इसका, हम हिंदी में आपके डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके है मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब मरु राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। सबसे पहला आपके ये 2 जिले में विस्तृत है, तो बिल्कुल सही बात है। ये एक जिला आपके है बाड़मेर और दूसरा जिला है आपके जैसलमेर। जैसलमेर ये 2 जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के अंदर है आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, इस उद्यान के अंदर आपके कोई मानव वास स्थल नहीं है। अब इस उद्यान के अंदर आपके कोई मानव वास स्थल नहीं, मतलब कोई विलेज वगैरह नहीं है, लेकिन आपके ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है आपके यहाँ क्या है, यहाँ बड़े छितरे हुए विलेज हैं। छितरे हुए मतलब लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले दूर दूर बसे हुए आपके कुछ विलेजेस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तो सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा आपके ये है कि ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के आपके नेचुरल हैबिटेट में से एक है, यानी कि इसका मतलब ये भी आपके सही है। तो इसका आंसर आपके क्या होगा, 1 और 3। तो आंसर इसका आपके होगा कौन सा, 1 और 3, और 1 और 3 आपके कौन सा आंसर, सी। ये आंसर इसका सही होगा। तो ये था आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आप याद करिएगा। अब यहां आप अगला क्वेश्चन अब आपके देखें तो मरु राष्ट्रीय उद्यान के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगला सियाचिन ग्लेशियर आपके कहां है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम आपकी बात करें तो आपके जो सियाचिन आपके ये जो ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर आपके सीधा सीधा आपके कहां स्थित है, नुब्रा वैली। ये नुब्रा वैली के उत्तरी हिस्से में आपके स्थित है आपके सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर आपके ठीक सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपके क्या है, एक बैटलफील्ड, एक युद्ध स्थल है जो आपके नुब्रा वैली यानी कि आपके नुब्रा घाटी के उत्तरी भाग में आपके स्थित है। ये सीधा सीधा ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आए, अगला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन आपके ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सीधा सा आपके इसमें ये पूछा गया है कि आपके ये प्रमुख स्थान है और ये वर्तमान आपके ये राज्य हैं। तो प्रमुख स्थान और इनके आपके वर्तमान राज्य आपके ये कहां कहां स्थित हैं, सीधा सीधा सा आपके ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहां एक एक करके हम आपके अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके भिलसा मध्य प्रदेश, ये आपके बिल्कुल सही है। भिलसा कहां है, मध्य प्रदेश में। दूसरा आपके ये द्वार समुद्र आपके ये महाराष्ट्र में दिया है। ये द्वार समुद्र आपके ये होयसल वंश से आपके रिलेटेड है, ठीक। और ये आपके दक्षिण भारत का वंश था, तो महाराष्ट्र में तो आपके ये होना ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी गलत है, ठीक है। गिरनार की आपके गिरनगर की बात करें तो ये आपके किससे स्थित है, गुजरात, ये बिल्कुल सही है। और स्थानेश्वर या थानेश्वर की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या था, थानेश्वर, ठीक। ये थानेश्वर बेसिकली हरियाणा में आपके स्थित है, ना कि आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसे भी हम आपके क्या करें, डिलीट कर दें। तो इसका मतलब 1 और 3, तो 1 और 3 यानी कि इसका आंसर ये सही है, ठीक। तो इतिहास के संदर्भ में अगर हम आपकी बात करें तो भिलसा मध्य प्रदेश और गिरनगर गुजरात, ये दोनों आपके क्या है, सही है। 1 और 3 इज राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं, अगेन 8वें नंबर का क्वेश्चन। अब 8वें नंबर का जो आप क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, यानी कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। देखना जरा 8वें नंबर का जो आपके क्वेश्चन है, इसमें अब आपके क्या है समझना, ठीक। तो 8th नंबर का आपके ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 8th नंबर का आपके ये जो क्वेश्चन है, अब आपके ये क्वेश्चन आपके क्या कहता है, ये समझ लें। सबसे पहले तो ये कह रहा है आपके केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, ठीक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भारत के 36% जिलों को ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल आपके क्लासिफाई किया है।
पहला तो आप ये समझना कि आपके ये सेंट्रल आपके जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसने जिलों की संख्या जरूर बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत के 36% जिले आपके क्या है, क्रिटिकल स्थिति में है या ओवर एक्सप्लॉइटेड स्थिति में है। तो इसका ये आंसर के ऑप्शन गलत। ठीक है। दूसरा याद रखना, CGWA का निर्माण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हुआ। तीसरा याद रखना, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, बिल्कुल आपके भूजल सिंचाई में आपके जो एरिगेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपके इंडिया में है। इसका आंसर आपके 2 और 3। तो 8वें का आपके ये जो आंसर होगा आपके 8वें का कौन सा होगा, 2 और 3। तो 8th क्वेश्चन का आपके जो आंसर है वो आपके क्या है, 2 और 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अगला क्वेश्चन, नौ नंबर। अब 9 नंबर की अगर हम आपके बात करें ये क्वेश्चन, तो 9 नंबर का आपके ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके निम्नलिखित स्टेटमेंट पर हम विचार करें। तो आपके इस स्टेटमेंट पर ही पहले हम आपके विचार कर लें। ठीक है। पहला आपके 9 नंबर का क्वेश्चन आपके कहता है क्या, कि जेट प्रवाह आपके सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। तो जेट प्रवाह आपके यानी कि जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम आपके होती क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली आपके विंड्स, अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली आपके विंड्स। और जेट स्ट्रीम आपकी जो होती है ये उत्तरी नहीं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में आपके पाई जाती हैं। पहला तो ये, इसका मतलब आपके इसमें लिखा है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब ये तो आपके हो गया गलत। ठीक है। अब दूसरा याद रखना, इसमें लिखा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में बाताक्षी, बाताक्षी मतलब आई, ठीक, कुछ चक्रवात ही केंद्र में आपके बाताक्षी यानी कि आपके आई का आपके निर्माण करते हैं। ठीक है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। तो अब यहां याद रखना कि चक्रवात या साइक्लोन जो होते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और टेम्परेट साइक्लोन यानी कि समशीतोष्ण चक्रवात। और ये जो आई डेवलप होती है वो सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन में डेवलप होती है, टेम्परेट में नहीं होती। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके आते हैं। तो इसका मतलब आपके क्या है, ठीक, ये जो दूसरा ऑप्शन है आपके वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखना कि तीसरा ऑप्शन आपके इसमें दिया है कि चक्रवात की जो आपके आई है यानी कि आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस आपके कम होता है। ठीक। तो जहां पहला तो याद रखना हमने आपको बताया, जहां एक्सट्रीम आपके बात पॉइंट दिया हो या एब्सोल्यूट पॉइंट दिया हो, ठीक है, वो तो आंसर पहले ही गलत है। ठीक। कम होता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन सीधा आपके 10 डिग्री का डाटा यहां दिया है। ठीक। तो आपके ये खुद ही गलत कर दो, यानी कि ये नहीं होता। इसका मतलब ये पॉइंट आपके गलत है। ओनली 2 इसका जो आपके आंसर होगा क्या होगा, 9वें क्वेश्चन का ओनली 2, और ओनली 2 आपके ऑप्शन है ये। ठीक। तो ये आपके आंसर है क्या, ये। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अब हम आपकी बात करें आपके, तो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिखा है निम्नलिखित टाइगर रिजर्व एरिया में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मतलब आपके जो कोर एरिया आपके होता है, कोर एरिया, ये किस नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज्यादा है या किस टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो टाइगर रिजर्व आपके सबसे बड़ा होगा उसका कोर एरिया भी आपके सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा आपके जो टाइगर रिजर्व है ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है। नागार्जुन सागर आपके श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपके ये है, तो इसका कोर एरिया भी आपके क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में, अब नेक्स्ट आपके याद रखना अगला 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवें क्वेश्चन में अगर हम आपके देखें तो इसमें दिया गया है कि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को
वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 6 में अगर रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की आपके शेड्यूल 6 में आपके उन प्लांट्स को आपके रखा गया है जो इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, जो इकोसिस्टम को आपके डैमेज करते हैं, ठीक है। और इसमें स्पष्ट आपके लिखा हुआ है कि ऐसे किसी भी पौधे की आपके किसी भी परिस्थिति में आपकी खेती नहीं हो सकती, ठीक। ऐसे किसी पौधे की आपके किसी भी परिस्थिति में खेती नहीं हो सकती, ठीक। तो इसका आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट आपके आंसर क्या होगा? बी, ठीक। बाकी ये तो सब कुछ देखना ही नहीं है, यानी कि इस एक्ट के तहत आपके ऐसे किसी पौधे की आपके किसी भी परिस्थिति में खेती को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आपके 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके ये कहता है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के आपके संदर्भ में, ठीक, ये 3 नगर आपके दिए, घंटासाला, कदरा और चोल, ये किसके लिए आपके विख्यात हैं, ठीक है। तो ये जो आपके तीनों ही आपके ये जो नगर हैं आपके, ठीक, ये विदेश व्यापार करने वाले प्रमुख आपके उस समय के बंदरगाह थे, विदेश व्यापार में आपके प्रयुक्त होने वाले उस समय के बंदरगाह थे, ठीक है। और मौर्योत्तर काल से ही आपके इन बंदरगाहों का आपके जो विकास था वो आपके क्या हो चुका था? शुरू हो चुका था। तो ये तीनों ही आपके नगर प्रसिद्ध बंदरगाह या आपके मेजर पोर्ट हैं जो उस समय के आपके थे, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके ये कहता है, ठीक है, कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? आप जब भी कोई भी फसल लगाते हैं तो खेत को क्या करते हैं? खेत को हम जोतते हैं, खेत की जुताई करना। जीरो टिलेज का मतलब आपके शून्य जुताई, मतलब खेत की बिना जुताई किए खेती करना, खेत की बिना जुताई किए आपके क्या करना? खेती करना। इसका आपके फायदा क्या होगा कि अगर हम खेत की बिना जुताई खेती किया करेंगे तो एक तो सॉइल इरोजन की समस्या कम होगी, दूसरा आपके मिट्टी के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं आपके वो उसमें बने रहेंगे, मिट्टी के अंदर की ह्यूमिडिटी है वो आपके अंदर बनी रहेगी। तो इसमें आपके पूछा गया है कि जीरो टिलेज के आपके बेनिफिट आपके क्या क्या है, ठीक है। तो जीरो टिलेज के आपके बेनिफिट में आपके पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, ठीक। गेहूं क्या कोई भी बुआई संभव है, इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है कि गेहूं की बुआई। क्यों? क्योंकि यहां आपके जीरो टिलेज में हम खुदाई यानी जुताई द्वारा नहीं कर रहे, ये बिल्कुल आपके क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा आपके चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। अब यहां चावल से भी कोई मतलब नहीं है, जीरो टिलेज में आपकी जो मॉइस्चर या नमी होगी वो आपके मिट्टी के अंदर क्या होगी? बनी होगी, मॉइस्चर या नमी बनी होगी तो आपके ये भी संभव है। और तीसरा मृदा में कार्बन पृथक्करण ये भी संभव है। इसका मतलब आपके इसका आंसर 1, 2, 3। तो यहां सिर्फ आपको याद रखना है कि जीरो टिलेज हम आपके कहते किसे हैं। तो जीरो टिलेज का मतलब आपके क्या है? बिना जुताई किए खेती करना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है आपके ये कंसेप्ट जीरो टिलेज। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में नेक्स्ट याद रखना, ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके कहता है भारत की जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल, ठीक, कि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग बायोफ्यूल का प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आपके क्या क्या यूज होता है? रॉ मटेरियल आपके क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो बायोफ्यूल आपके किससे बनता है? आपके बायोफ्यूल आपके जो बायोलॉजिकल रेसिडुअल्स या वेस्ट आपके होते हैं उनसे आपके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके ये जितने भी आपके इसमें जो दिए गए हैं बायोफ्यूल। अब यहां बायोफ्यूल में सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता हो तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड से आपके पूरे होते हैं। अब एलिमिनेटिंग मेथड से कैसे? कि कोई भी जो बायोफ्यूल होता है वो ऑयल सीड का कभी नहीं बनता। किसका नहीं बनता? ऑयल सीड का। अब इसमें 6 ऑप्शन आपके दिए हैं, कौन कौन से होंगे आपको भले ही ना मालूम हो, लेकिन बायोफ्यूल ऑयल सीड का नहीं बनता। इसका मतलब ये जो मूंगफली के बीज हैं आपके, ये आपके बायोफ्यूल बनाने में यूज नहीं होगा। तो इसमें पहले तो ये देखो कि 3 ऑप्शन आपके किस किस में नहीं है। 3 ऑप्शन आपके इसमें है, ये सही नहीं है, इसमें भी है, ये भी सही नहीं है, इसमें भी है, ये भी सही नहीं है। सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जहां ऑयल सीड की बात नहीं की गई है। इसका मतलब राइट ऑप्शन इज ए,
बाकी का सोचो ही मत आप। ठीक है, इसका मतलब आपके कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर, ये सबसे आपके बायोफ्यूल बनेगा, यही आपके राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता ही हो, कई बार एलिमिनेटिंग मेथड से भी आप क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आपने देखा। अब 14 के बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके 15। में आपके लिखा हुआ है सोशल कॉस्ट, कार्बन के सामाजिक मूल्य के आपके सबसे उत्तम वर्णन। ठीक, अब यहां अगर हम सोशल कॉस्ट की अगर हम आपके बात करें तो आपके किसी भी घटना का प्रभाव अगर हमें समाज के ऊपर देखना है तो ये दीर्घ काल में दिखाई देगा, एक दिन में आपके दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कार्बन से आपके कितनी सोशल कॉस्ट हमें चुकानी पड़ेगी, इसमें हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ेगा। तो इसमें अगर हम पहला ही ऑप्शन आपके पढ़े तो ये क्या है, एक वर्ष में 1 टन CO2 के एमिशन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति, मतलब 1 टन CO2 का जो एमिशन आपके हो रहा है, इससे आपके बहुत लंबे समय में आपके कितनी क्षति होगी आपके, ये देखेंगे हम किसके अंदर, कार्बन के सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन में। अब इसके बाद आते हैं हम इससे आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां थोड़ा सा अब आपको पता होना चाहिए, कुछ जनरल हम अवेयरनेस से ही क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो कुछ जनरल अवेयरनेस से अब हम क्वेश्चन आपके क्या कर लें। पहला तो आपके 16 ऑप्शन 1, उड़द की खेती रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल, उड़द ऐसी फसल है जो रबी में भी हो सकती है और खरीफ में भी हो सकती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा कथन आपके सही है, तो एक तो ए रह गया आपके पास और एक डी रह गया, दो ऑप्शन है, बी और सी तो नहीं हो सकते क्योंकि एक है ही नहीं। दूसरा याद रखना, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का आपके होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां आ गया। ठीक है, अब भारत के अंदर अगर हम दलहन यानी कि पल्सेस का प्रोडक्शन आपके देखें तो आपके तकरीबन आपके 25 या 23 से 25 आपके मिलियन मीट्रिक टन के आसपास होता है, और उसमें से उड़द का जो आप मूंग का जो आपके प्रोडक्शन है टोटल का सिर्फ और सिर्फ आपके कितना है भारत में 10%, और इसमें कितना का है, आधा भाग। इसका मतलब ये पॉइंट गलत। तो जहां जहां 2 है वो तो हटा दो, तो 2 आपको कहां हटाना है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर रह गया सिर्फ ए। ठीक, ये आपके हट जाएगा। ठीक है, तीसरा आपके पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है और रबी दालों का उत्पादन घटा है, ये गलत है। रबी का आपके बढ़ा है और खरीफ का आपके घटा है। ठीक, तो 16वें का आपके क्या आंसर आएगा, ए, ओनली 1। अब आते हैं हम 17वां। अब 17वें में आपके यहां याद रखना, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर बड़ा छोटा सा है। क्वेश्चन बड़ा सा देख के यहां डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल आते ही आपके दिमाग में आपके आना चाहिए टेम्परेचर ज्यादा और बरसात कम, यही लिखा होगा, देखो। ठीक, बरसात 50 से 100 सेंटीमीटर कम और टेम्परेचर ज्यादा यानी कि 210 पाला रहित दिवस, यानी कि साफ आसमान, साफ आसमान। दूसरा पॉइंट। तीसरा याद रखना, ये ऐसी मिट्टी में आपके होगी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है। ठीक, और नमी धारण करने की यानी कि हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल किसमें होती है, आपके ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो यहां अगर हम आपके देखें तो आपके यहां सीधा सीधा सा आंसर है क्या, कपास। ठीक है, अब सीधा सीधा सा आंसर आपके क्या होगा, कपास। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर हम आपके देखें तो जूट, गन्ना और चाय, इनमें आपके क्या है, एक तो पानी ज्यादा चाहिए, यहां पानी आपके कम है। ठीक, यह हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किस आपकी सॉइल की होती है, ब्लैक सॉइल की,
और ब्लैक सॉइल में आपके सबसे ज्यादा कौन सी होती है? कपास। तो ये आपके जनरल आपके जो प्रश्न पूछा गया है वो कॉटन की फसल के लिए आपके पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना अगला पॉइंट, सौर जल पंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार कीजिए। अब यहां आपके जो क्वेश्चन आपके पूछ लिया, आपके ये पूछ लिया सौर जल पंप, ये बेसिकली आपके भारत में आपकी कुसुम योजना, ये कुसुम योजना से रिलेटेड आपके प्रश्न है। ठीक है, सीधा सीधा कुसुम योजना आपके इससे रिलेटेड थी, आपके सौर जल पंप। इसमें लिखा है आपके कि जो सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, सबमर्सिबल को नहीं, पहला। दूसरा, अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। अब आप खुद समझो कि जब ऊर्जा आपके होगी, ठीक, तो किसी भी प्रकार का जो आपके पंप होगा चलेगा तो एनर्जी से ही ना। अब एनर्जी ऐसा थोड़ी है कि आपके एक पंप को चलाने के लिए हाँ बोलेगी और दूसरे को चलाने के लिए ना बोलेगी। तो इसका मतलब आपके इसका एक और दो दोनों ही गलत है, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बोले कि ये पंखा चलाएगी और एसी नहीं चलाएगी। ऐसा व्यवहार में संभव है का? ठीक है, नहीं है। तो सीधा सीधा सा आप आंसर लगा दो, इतना ज्यादा दिमाग ऐसे क्वेश्चंस में लगानी नहीं है। ठीक, ना तो वन और ना टू। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना, 18वें के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19वें की आपके बात की गई है गन्ने की खेती यानी कि शुगरकेन कल्टीवेशन। शुगरकेन कल्टीवेशन, अब शुगरकेन कल्टीवेशन में आपके यहां ये लिखा है बड चिप सेटलिंग। बड चिप सेटलिंग का मतलब गन्ना अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे आपके, ठीक, इस तरीके से आपके होता है, इसमें बीच बीच में डंठल आपके पड़ी होती है। तो ये आपके कह रहा है कि बड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तो बीज सामग्री में आपके बड़ी बचत होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर जब हम बडिंग आपके करेंगे किसी प्लांट की तो उसके बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सही है। इसमें आपके कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि जब ऐसे सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तो सिंगल वर्ड या फिर मैनी वर्डेड, एक बार में एक वर्ड लगाना या कई वर्डेड लगाना। ठीक है, तो सिंगल वर्ड का अंकुरण मैनी वर्डेड की तुलना में आपके बेहतर होता है, ये आपके इसमें लिखा है। तो यहां आपके ये ऑप्शन है गलत। चाहे सिंगल लगाओ चाहे आपके मैनी वर्डेड लगाओ, 65 से 70% वर्ड सक्सेसफुली आपके हो जाती है। ये गन्ने की खेती में आपके होता है। ठीक है, तीसरा आपके खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तो एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में आपके बेहतर होता है। ठीक, तो तीसरा जो आपके ऑप्शन है ये भी आपके सीधा सीधा सा आपके गलत है। ठीक, क्यों? खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तो एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। इसका मतलब जो मल्टीपल बर्ड्स हैं आपके, मैनी बर्ड्स, वो नष्ट हो जाए और एक रह जाए तो नुकसान तो ज्यादा बर्ड्स के नष्ट होने में है ना। तो इसका मतलब ये भी गलत है। और नेक्स्ट याद रखना, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है यानी कि टिश्यू कल्चर। तो इसका मतलब ये आपके ऑप्शन सही है और इसका जो आंसर आपके होगा 1 और 4, 1 और 4 यानी कि सी ऑप्शन। तो 19वें का कौन सा? सी ऑप्शन, 1 और 4, ये होगा 19वें का आंसर। अब आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आते हैं 20वां क्वेश्चन। अब 20वें क्वेश्चन की आपके अगर हम बात करें तो 20वां क्वेश्चन आपके क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन आपके कहता है समझना, 20वां क्वेश्चन आपके ये बोलता है कि निम्न में से आपके किस किस मेथड से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर आपके की जा सकती है। किस किस मेथड से आपके इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर आपके की जा सकती है। तो ये भी समझ ले आपके क्या क्या होता है। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इस प्रकार की एग्रीकल्चर कौन कौन सी मेथड से की जाती है। तो एक तो आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, बिल्कुल है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप आपके सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाएगी, सॉइल फर्टिलिटी को आपके बढ़ाएगी। ठीक, दूसरा लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन। लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन का मतलब आपके बदल बदल के आपके जो लिगुमेनियस फैमिली की आपके जो क्या होती है, लिगुमेनियस फैमिली की आपके ये जो है,
ठीक है। जो लिग्मेनियस फैमिली या दलहनी पौधे हैं उनको लगाना, उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आपके इसकी सप्लाई समय के साथ में बढ़ती है, नाइट्रोजन की सप्लाई बढ़ती है। तो इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग ये ह्यूमिडिटी को आपके चेक करने में होता है, ये भी आपके सही है। और वर्टिकल फार्मिंग यानी कि लाइक आपके हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक टाइप की एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, मान लिया आपने कोई छत लिया, छत के ऊपर एक ट्रे लगाई, दूसरी ट्रे लगाई, तीसरी ट्रे लगाई, चौथी ट्रे लगाई, पांचवी ट्रे लगाई, ठीक है। इनमें आपके मिट्टी का यूज नहीं होता हाइड्रोपोनिक में, ठीक है, बिना मिट्टी के आपकी खेती आपकी की जाएगी इसमें हाइड्रोपोनिक में, ठीक। तो ये आपके जो वर्टिकल फार्मिंग है आपके, ये भी क्या है, ये भी इको फ्रेंडली आपके एग्रीकल्चर है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो 20वें का आपके जो आंसर होगा वो 1 2 3 4 यानी कि चारों ही आपके इको फ्रेंडली आपके प्रोसेस हैं। अब 20वें के बाद में नेक्स्ट अब आप याद रखना 21वां। अब 21वें की अगर हम आपके बात करें, 21वां क्वेश्चन आपके इतिहास का आपके क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6th सेंचुरी से आपके रिलेटेड आपके, ठीक है, 6th सेंचुरी यानी कि आपके अगर हम देखें 6th सेंचुरी का मतलब जो बुद्धिज्म आपके या जैनिज्म आपके जब उदय हो रहा था, ठीक है, उस समय के आसपास का ये क्वेश्चन है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो इसमें अगर हम आपके देखें तो 3 आपके परिव्राजक, श्रमण और उपासक 3 पूछे गए हैं और इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो परिव्राजक मतलब ये तो शब्द से समझ में आ रहा है जिसने त्याग कर दिया हो, यानी कि परित्यागी एवं भ्रमणकारी। दूसरा उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है। ये दोनों तो आपके सही हैं। श्रमण इसमें लिखा है उच्च पद प्राप्त पुजारी। बेसिकली जो श्रमण आपके इस समय जितने भी बुद्ध, जैन और जितने भी सेक्ट्स आपके आए थे, इन सेक्ट्स की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले आपके इंटेलेक्चुअल्स थे, ना कि आपके कोई पद विशेष था ये आपके, ठीक है। तो आपके इसका ये आंसर आपके गलत है, श्रमण 1 और 3 यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 1 एवं 3, ठीक। अब आते हैं इसके बाद में आपके नेक्स्ट आगे। अब भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो अब इस हाथी की बात करें आपके, तो ये भी समझ लें जरा। तो सबसे पहले तो आपके इसमें ऑप्शन ये है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा यानी कि फीमेल करती है। हाथियों का जो आपके समाज होता है ये मात्र सत्तात्मक समाज होता है, पहली चीज तो ये। तो बिल्कुल सही बात है, आपके हाथियों के समूह का जो नेतृत्व है वो मादा भी नहीं, सबसे सीनियर मादा, मतलब जो सीनियर फीमेल होगी वो करेगी आपके पूरे समूह का नेतृत्व, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, हाथी की अधिकतम गर्भावधि आपके 22 महीने यानी कि आपके लगभग 2 साल तक आपके होती है। बिल्कुल सही बात है, 22 महीने आपके लगभग कितना हो गए, 2 साल ही होने वाले होते हैं। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष तक की आयु तक के ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। इसका मतलब आपके क्या है कि 40 वर्ष तक आपके फर्टिलिटी को होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके हाथी 50 और 60 साल तक की ईयर में भी फर्टिलिटी को होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपके गलत है। भारत के राज्यों में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या केरला में है, तो ये भी गलत है। वर्तमान में सबसे ज्यादा संख्या आपके कहां है, कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 1 और 2, सीधा सा आंसर ए, 22वें का आपके ए से। अब आते हैं इसके बाद आगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में अब आप समझना, ठीक है, क्या समझना है, समझना। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र यानी कि रिजर्व एरिया कावेरी बेसन में आपके स्थित है। कहां पूछा गया है, कावेरी बेसन में, ठीक है। अब कावेरी बेसन में अब हम आपके अगर इसको देखें तो कावेरी बेसिन का मतलब आपकी क्या हुआ, ये तो हुआ आपके प्रमुख नदी कावेरी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी कोई सहायक नदियां हो, ठीक है। तो प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के आपके जो पूरा क्षेत्र होगा ये आपके इस नदी का बेसिन कहलाया। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके ये कावेरी नदी के ऊपर ही स्थित हो, इसकी सहायक नदियों के भी ऊपर स्थित हो सकते हैं आपके ये नेशनल पार्क या ये रिजर्व एरिया। तो इसमें आपके नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम और वायनाड। इसमें याद रखना कि ये जो पापीकोंडा है ये बेसिकली है आपके गोदावरी रिवर के किनारे स्थित या गोदावरी के किनारे। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया,
ठीक है। नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड ये कावेरी और उसकी सहायक नदियों के आपके ऊपर स्थित है। तो इसका आंसर 1, 3 एंड 4, इसका आपके सही क्या है 1, 3 एंड 4। ये आपके नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड ये कावेरी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां याद रखना, भारत की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, इंडिया की बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में आपके 3 पॉइंट पूछे गए हैं, सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट और ग्रेचेंड मिनिमेट। ठीक है, और आपके हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आपके क्या हैं। ठीक है, यह हुआ। अब हमने यहां 4 देखा, 4 में से याद रखना ये कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रेचेंड और व्हाइट थ्रोटेड, ये तो आपने भी बहुत कभी कभारी सुना होगा क्या है, लेकिन आपने ये जरूर सुना है कि ये जो सीलोन फ्रॉगमाउथ है ये आपके एक वर्ड है, एक पक्षी है। ठीक है, तो अब हम इन चारों ऑप्शन में देखें, पक्षी, प्राइमेट, परिसरप और ओवेचर। ठीक, आपको नहीं पता ये तीनों क्या है और हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपके सीलोन फ्रॉगमाउथ आपके एक वर्ड है, तो इसका मतलब एक वर्ड अगर ये है तो ये तीनों भी वर्ड होंगे, क्योंकि एक ही कैटेगरी से आपके रिलेटेड है। तो आंसर आपके वर्ड यानी कि आपके पक्षी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो याद रखना है भारतीय अनूपमृग यानी कि बारहसिंगा की आपके उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल आपके घास बच्ची के है, और संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र, तो बारहसिंगा संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके फेमस है। कान्हा आपके मध्य प्रदेश, ये इसी के लिए है, आपके बारहसिंगा के आपके संरक्षण के लिए। ठीक है, बारहसिंगा के आपके संरक्षण के लिए आपके फेमस है ये कान्हा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके आयरन स्लैग। अब आयरन स्लैग आपके अगर हम देखें तो इसका आपके बेस रोड इसके निर्माण में भी यूज होता है, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर सॉइल की क्वालिटी रिफॉर्म करने में भी यूज होता है, और सीमेंट के प्रोडक्शन में भी आपके यूज होता है। आयरन स्लैग का यूज आपके 1, 2, 3 तीनों जगह पे आपके होता है। इसका आंसर आपके होगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी। अब आते हैं इसके बाद आगे 26वें क्वेश्चन के बाद अब आपके आता है क्या 27वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 27वां क्वेश्चन। अब 27वें क्वेश्चन में आप लोग याद रखना, इसमें आपके 27 क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, यानी कि कस्तूरी मृग का नेचुरल हैबिटेट आपके क्या हो सकता है। ठीक, अब सबसे पहले यहां अगर आपको देखना है तो यहां आपको क्या याद रखना है, कस्तूरी मृग यानी जिसमें कस्तूरी मिलती हो। कस्तूरी सुना तो हो गई आपने। कस्तूरी की खास बात आपके ये होती है कि ये होती है गर्म। ठीक है, और कोई भी आपकी जो गर्म वस्तु है ये हमेशा ठंडे स्थानों पर मिलेगी, जैसे कि केसर का जो नेचर आपके होता है ये गर्म होता है और ये हमेशा ठंडे स्थानों पर मिलेगा। तो इसमें से देख लो ठंडे स्थानों पे आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अस्कोट और गंगोत्री ये हिमाचल और उत्तराखंड में आपके स्थित है। ठीक है, ये हुआ। बाकी किशनपुर और मानस ये ठंडे पे नहीं है, तो इसका मतलब आपके 1 और 2 कई ऑप्शन है, बिल्कुल है इसका आपके आंसर ए। ठीक है, ये नेचुरल हैबिटेट होगा आपके किसका? कस्तूरी मृग का। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना अगला 28वें नंबर का क्वेश्चन। ग्रामीण सड़क निर्माण में आपके पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए किसके प्रयोग को आपके बढ़ावा दिया गया। तो कार्बन फुटप्रिंट को अगर बढ़ाने के लिए हम आपकी बात करें, ठीक, तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट और जियो टेक्सटाइल ये तीनों आपके सही होंगे। पोर्टलैंड सीमेंट ये तो आपके हीट आइलैंड बना देगा। उष्ण मिश्रित ये तो आपके वैसे ही नहीं होगा। 1, 2 एंड आपके 3 इसका आंसर आपके क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो 28 का आपके आंसर होगा 1, 2 एंड 3, यानी कि आपके कार्बन फुटप्रिंट को अगर हमें रूरल रोड्स में अगर कम करना है तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी और जियो टेक्सटाइल इनका हम यूज
कर सकते हैं। ये 3 आपके होंगे इसके आंसर। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब आगे याद रखना, अगला क्वेश्चन 28वें के बाद 29वां। अब 29 क्वेश्चन आपके क्या कहता है, ठीक है, 29 क्वेश्चन आपके ये कहता है कि जो कोयले की आपके राख होती है, कोयले की राख, इसमें आर्सेनिक, लेड और पारा, मरकरी, ये तीनों आपके होते हैं। तो सही है, बिल्कुल होते हैं, तीनों होते हैं, आर्सेनिक, लेड और मरकरी। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र मतलब थर्मल पावर प्लांट, ये पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। और भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब कोयले में राख डिपेंड करती है उसमें कार्बन की मात्रा के ऊपर। भारत के अंदर जो ज्यादा कोयला मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस। ठीक, एंथ्रासाइट कोयले में आपकी राख कम होती है, बिटुमिनस और लिग्नाइट मिलता है, दोनों में राख होती है, इसका मतलब ये भी सही है। 1 2 3 इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक, ये आपके आंसर हुआ। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके कहता है खेती में बायोचार, बायोचार आपको अभी भी बताया था, वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। बायोचार का मतलब आपके ये है कि जब हम खेती में सॉइल का यूज ना करके अदर हम चीजों का यूज करके एग्रीकल्चर को आपके करें, सॉइल का यूज ना करके अदर आपके चीजों को यूज करके एग्रीकल्चर करें, तो इसमें आपके बायोचार में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम का प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक समय तक आपके बनाए रखने में सहायक होता है, आपके ये भी सही है। तो बायोचार आपके अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का आपके जो क्वेश्चन है, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के आपके 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन के आपके 1 2 और 3 आपके ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके आगे। अब इसके बाद में आगे याद रखना, तीसरा के बाद आपका जो 31वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन सीधा सीधा सा आपके कह रहा है कृषि में सार्वजनिक निवेश, कृषि में सार्वजनिक निवेश। कृषि में सार्वजनिक निवेश से आपके तात्पर्य क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब कृषि में सार्वजनिक निवेश आपके क्या है? कृषि में सार्वजनिक निवेश मतलब सरकारी निवेश कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, बिल्कुल है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, यह भी बिल्कुल है, इससे आपके आधार बढ़ेगा। सामाजिक पूंजी विकास, यह भी सही है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति, सही है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी जो समय समय पर दी जाती है, यह भी आपके सार्वजनिक पूंजी निवेश है। ठीक है, अब इसके बाद में सरकारों द्वारा आपके कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को स्थापित करना, यह भी बिल्कुल सार्वजनिक निवेश है। सरकार अगर कोल्ड स्टोर आपके देगी तो किसानों का क्या होगा? और आपके विकास होगा। इसका मतलब आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक, मतलब ऐसा कोई भी निवेश जो एग्रीकल्चर सेक्टर को या किसानों को बढ़ावा देता हो, ये पूरा आपके सरकारी निवेश सार्वजनिक निवेश कहलाएगा एग्रीकल्चर में। इसके आपके 6 के 6 ऑप्शन आपके सही हैं। 31वें क्वेश्चन का डी। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन। ठीक, अब यहां याद रखना, भारत में फर्म के इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर हम आपके बात करें तो यह सीधा आपके किससे रिलेटेड है? रिस्क। ठीक है, रिस्क कैलकुलेशन से आपके रिलेटेड होता है। अब रिस्क कैलकुलेशन से आपके रिलेटेड से मतलब आपके क्या है? जब भी आपके कोई बैंक आपके होती है, बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था जब आपके किसी फर्म को आपके उधार देती है, तो उधार में आपके ये देखती है कि आपकी उस संस्था की प्रेजेंट रिस्क क्या है, डेब्ट की, और उसकी फ्यूचर रिस्क आपके क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहां आपके रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली इस मेथड के द्वारा। ठीक है, और इसी रिस्क के आधार पर क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण होता है और इसके बाद में आपके किसी फर्म को आपके लोन दिया जाता है। तो इसे हम देखें आपके
तो एक तो आपके प्रेजेंट रिस्क, ये आपको इसमें दिख रहा है। दूसरा आप देख रहे हो आने वाले जोखिम का मूल्यांकन, मतलब फ्यूचर रिस्क, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक, इसमें आपके तीसरा इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो आपके आंसर होगा 1 एंड 2। अब आते हैं इसके बाद आगे। तो इसमें आपके 32वें का क्या होगा आंसर? ए। 32 का आपके आंसर क्या होगा? ए। अब 32 के बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन। यहां एक चीज याद रखना, हो सकता है आपके कोई आंसर जो हम लगा रहे हैं वो आपके किसी दूसरे की आंसर शीट से आपके डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक, क्योंकि हमारे क्वेश्चन लगाने का आधार कुछ अलग है और किसी और के का आधार कुछ और अलग हो सकता है। अब नेक्स्ट यहां क्वेश्चन नंबर 33 आपके ये है, निम्न में से कौन कौन सी आपके नीतियां चावल के मूल्य को प्रभावित करती हैं? इसमें पूछा है राइस के मूल्य को आपके क्या करती है? प्रभावित। एमएसपी बिल्कुल करेगा। सरकार द्वारा चावल का व्यापार करना, ये तो सरकार नहीं कर रही है आपके व्यापार। भंडारण करना ये भी, और सब्सिडी ये भी करती है। ठीक है, तो अब प्रभावित कर रही हैं, तो 134 इसका आपके आंसर हो गया बी। इसका आपके 33वें का आंसर क्या होगा? बी। 33वें का आंसर आपके होगा बी। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं हम चौथा 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन आपके सबसे पहले तो इसमें देश देख लो, देश आपके कौन कौन से दिए इसको समझ लें। भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल। सिर्फ इस पे पॉइंट लगाओ आप। ठीक, इससे ही आपके आंसर निकल के आएगा। भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और आपके भारत नेपाल। पहला पॉइंट आपके कह रहा है कि भारत श्रीलंका पिछले 1 दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, सतत वृद्धि हुई है। ठीक, तो याद रखना आपके ये पॉइंट आपके ये जो कह रहा है, ठीक, ये पहले नंबर का पॉइंट है आपके गलत। 1 दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि आपके जो हुई है भारत और बांग्लादेश, इसमें पहला पॉइंट। दूसरा आपके भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, ये सही है। ठीक है, ये पॉइंट गलत हो गया। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, ये गलत है। नेपाल नहीं रहा, सबसे बड़ा भागीदार आपके रहा है कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल तो धीरे धीरे चाइना के फेवर में आपके बायास्ड आपके होता जा रहा है, तो इसकी तो भागीदारी घटती जा रही है। तो ओनली 2 इसका आंसर होगा ये सही। 34वें क्वेश्चन का ओनली 2। तो 34वें क्वेश्चन का आपकी जो आंसर है क्या है? ओनली 2। अब आते हैं हम इसके बाद में आगे। अगला क्वेश्चन आपके 35वां। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20? अब इसमें आपके कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ समझने जैसा क्वेश्चन हो। ठीक, कौन कौन से आपके चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर हालांकि ये है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और तुर्की। ये चारों आपके G20 के आपके मेंबर्स हैं। चारों आपके क्या हैं? G20 के मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके ये कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण, कौन सा ऋण है? पहले तो इसे देख लो, अल्पकालिक ऋण। ठीक है, अल्पकालिक ऋण आपके किस किस चीज के लिए? केसीसी के तहत दिया जाता है। केसीसी के आपके तहत अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अल्पकालिक ऋण आपके छोटा ऋण होगा। इसमें से कुछ ऐसा दिख रहा है जो बहुत बड़ा ऋण हो? देखना जरा, कटाई मशीन, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, इसके क्रय के लिए। ये तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ना इसके लिए, तो ये तो दीर्घकालिक हो सकता है ऋण। और देखना, और आपने देखा परिवार के लिए घर निर्माण। अब ये केसीसी घर निर्माण के लिए लोन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में आपके शीतागार यानी कि कोल्ड स्टोरेज के लिए, कोल्ड स्टोरेज में तो बहुत बड़ा निवेश होता है, तो ये भी अल्पकालिक नहीं हो सकता। उठा के आपने 5 और 2 ये काट दो पहले, तो ये तो नहीं होंगे। अब अल्पकालिक देखना, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी। कार्यशील का मतलब जो बीज के लिए, उर्वरक के लिए, खाद के लिए, काम चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, बिल्कुल ये सही है।
फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकता, ठीक है, जो कृषि परिवारों की उपभोग आवश्यकता, तत्काल उपभोग आवश्यकताओं के लिए, यह भी सही है। फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, फसल कट तो गई, अब उसे मशीन से आपके क्या करना है, उसे अलग करना है, भूसा अलग करना है, फसल अलग करनी है, मंडी तक पहुंचानी है, तो ये सारी चीजों के लिए आपके केसीसी का आपके ऋण दिया जाता है। तो आंसर इसका 134 36वें का आपके 134 ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये बी। तो 36वें का आपके आंसर हो गया ये बी 134, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा आपके क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम इससे आगे, ये 36 का आपके आंसर हुआ। अब 36 के बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आए तो 37। अब 37 की अब अगर हम बात करें आपके, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आपके कहता है खाद्य वस्तुओं मतलब फूड आइटम का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आपके वेटेज है वो WPI में दिए गए वेटेज से आपके अधिक है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है WPI का जो आपके, ठीक, जो WPI में आपके जो फूड आइटम्स का आपके जो वेटेज है वो आपके क्या है, कम है, और CPI में आपकी जो वेटेज है वो आपके क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना WPI सेवाओं के मूल्य। अब WPI यहां सेवाएं आ गई, इसको तो वैसे ही काट दो। WPI में सिर्फ गुड्स शामिल होती हैं, CPI में गुड्स एंड सर्विस शामिल होती है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। तीसरा, RBI ने अब इन्फ्लेशन के मुख्य माने हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण परिवर्तन हेतु WPI को आपके क्या कर दिया है, अपना लिया है। WPI को आपके क्या कर दिया है, अपना लिया है, ठीक। अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, सॉरी ये क्वेश्चन WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, बिल्कुल सही है ये, ठीक, बिल्कुल सही है। मतलब WPI में आपके जो सर्विस का आपके चेंज होता है उसको शामिल आपके नहीं किया जाता, बिल्कुल सही लिखा है आपके। CPI में जबकि सर्विसेज शामिल होती हैं, ठीक। तीसरा, अब मुद्रास्फीति के मुख्य माने हेतु नीति WPI को अपना लिया गया है, तो ये आपके गलत है। यहां आपके अभी यूज जो होता है वो होता है किसका, CPI का। तो इसमें 1 और 2 यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपके ए सही है। 37 का आपके कौन सा ऑप्शन सही है, ए। 37 आपके ए ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। अब 37 के बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं 38। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, निम्नलिखित युग्मों पर आपके विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर आपके विचार कीजिए। अब इसमें आपके एक तरफ नदी दिखी है, दूसरी तरफ आपके नदियां गिरती कहां है, मेकोंग ये गिरती है साउथ ईस्ट चाइना सी में कहीं जाके, ये अंडमान सी दिया, ये तो आपके गलत है। इसका मतलब ये टेम्स, इसमें आयरिस आपके सागर दिया है, ठीक, ये भी आपके गलत है। बोलगा कैस्पियन में गिरती है, सही है। जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, ये भी सही है। इसमें 3 और 4 बिल्कुल सही है आपके ऑप्शन 3 और 4। जिसने आपके ज्योग्राफी के मैपिंग का आपके अनुभव होगा तो वो आपके देख के बड़े आसानी से आपके इस क्वेश्चन को बना सकता है। कोई बहुत बड़ा आपके क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद 38 के बाद 39। अब 39 में आपके क्वेश्चन ये दिया है कि सभी अनाज, दाल और तिलहन का जो MSP है, MSP पर जो खरीद है भारत के किसी भी स्टेट या यूटी में असीमित होता है। असीमित कैसे आपके हो सकता है, ये तो यही पॉइंट आपके गलत हो गया। दूसरा, अनाज एवं दालों का जो MSP है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब ये थोड़ी है 300 रुपए केजी कर दिया जाएगा, ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों गलत, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 39 ना तो 1 और ना ही आपके 2।
आगे 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम आपकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कमर्शियल पेपर, पहला आपके कमर्शियल पेपर आपके अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी वाला वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट है, बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र, ये सही नहीं है। कॉल मनी, इंटरबैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का बिल, बिल्कुल कॉल मनी के अंदर आपके इंटरबैंक आपके लेन देन होता है वन नाइट के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड, कमर्शियल बैंकों को निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड। यहां ये पॉइंट आपके गड़बड़ हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड में आपके इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, इसका मतलब आपके ये भी गलत है। इसका मतलब 1 एंड 3, इसका जो ऑप्शन आपके होगा सी, इसका आपके सी ऑप्शन 40वें का आपके सी ऑप्शन आपके सही हो गया। 40वें का कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपके क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 41, 41वां। क्वेश्चन कहता है भारत में आपके एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? इसमें पहला ऑप्शन है किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश। सूचीबद्ध मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी में आएगा, गलत। मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक, ये डेप्थ नहीं है जो ऋण सर्जित करे, ये बिल्कुल आपके सही बात है, ठीक, यानी कि इसका बी ऑप्शन सीधा सीधा सही है, ठीक। अब बी सही है आपके तौर तो ज्यादा कहीं आपको जाना ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ठीक है। अब आते हैं इससे आगे, अगला समझना 42 ऑप्शन, 42 ऑप्शन 42वें क्वेश्चन पे। अब अगर हम आपके आगे आए तो क्या कहता है आपके 42वां क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन को अब आप समझना, 42वां क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन आपके कहता है कि इंडिया में आपके ये जो इंटरनेशनल आपके ट्रेड है इसके बारे में क्या क्या आपके सही है, क्या क्या सही है देख लें जरा। पहला तो आपके ये भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, बिल्कुल सही है, हमेशा से ही कम है, आज क्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें आपके एक्सपोर्ट को रिप्लेस करना है तो देश के अंदर हमें क्या होगा, हमें एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट करने के लिए वो वस्तुएं बनानी होंगी, वो बन नहीं रही है। दूसरा है भारत के लोहे इस्पात रसायन उर्वरक और मशीनों के आयातों में हाल के वर्षों में आपके क्या आई है? कमी आई है, कमी आई है, ठीक है। अब कमी कहां आई है आपके यहां? आपके दिनों दिन आपके ये भी बढ़ ही रहा है आपके, इसका मतलब आपके कोई कमी नहीं आई है, ये भी आपके दिनों दिन बढ़ ही रहा है। सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर व्यापार यानी कि चालू खाते का घाटा हो रहा है, भारत चालू खाते घाटे पे भी है, तो इसका मतलब 134, इसका ऑप्शन आपके क्या है? डी। ये तो आप सरल सा क्वेश्चन है आपके, सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अगला 43 क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, बेस्ट इंटर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो आपके न्यूज में रहा है, ये आपके सीधा सीधा क्रूड, ये किससे रिलेटेड है आपके? बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्रूड, क्रूड कच्चे तेल से, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, 43वें के बाद आपके 44वां क्वेश्चन। अब 44 क्वेश्चन की अगर हम आपके बात करें 44वें क्वेश्चन की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में शामिल है? नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, ठीक है, गैर वित्तीय ऋण। तो परिवारों का बकाया आपके गृह ऋण, ठीक, ये बिल्कुल शामिल है। क्रेडिट कार्डों पर, ट्रेजरी बिल पर, ये दोनों आपके नहीं है, इसका आंसर आपके ओनली 1। तो परिवारों पे आपके बकाया जो गृह ऋण, ये बिल्कुल आपके क्या है? गैर वित्तीय ऋण, गैर वित्तीय ऋण, ठीक है, ये इस पे शामिल है, ठीक। इसका आपके आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली 1।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके कहता है भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर आईएईए की सुरक्षा उपायों के अधीन आपके रखे जाते हैं। ठीक, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपके भारत की न्यूक्लियर डील आपके हुई, ठीक है, एनएसजी से आपके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से जब भारत ने आपकी यूरेनियम लिया तो उसमें आपके ये रखा गया कि आपके जो रिएक्टर, दो कैटेगरी में रिएक्टर आपके बांटे गए। ठीक है, एक सिविलियन यूज और एक आपके कौन सा यूज, जो आपके आर्मी यूज या जो स्ट्रेटेजिक यूज है वो। तो सिविलियन यूज वाले रिएक्टर आपके आईएईए की निगरानी में आपके क्या होंगे, रहेंगे। ठीक है, तो यहां आपके कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। ठीक, तो जो आयातित यूरेनियम का आपके ये जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आपके जो ऑप्शन सही होगा वो आपके ये बी ऑप्शन, क्योंकि हम आयातित यूरेनियम हम आपके बाहर से आपके मंगा रहे हैं। ठीक है, इसी के तहत हम आपके कुछ रिएक्टर को आईएईए के सुरक्षा उपायों में रखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन, ट्रिम्स। 46 क्वेश्चन पे अब आप आ जाए ट्रिम्स। 46 क्वेश्चन आपके समझना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिम्स। डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन में आपके ट्रिम्स और ट्रिप्स ये आपके कुछ प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो आपके परिमाणात्मक निर्बंधन, यहां सिर्फ पॉइंट समझना। ट्रिम्स आपके विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर क्वांटिटेटिव बैरियर तो हटाने की बात करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक, इसका मतलब आपके बैरियर को हटाने की बात करता है और ये भी आपके निषिद्ध आपके होते हैं। ठीक, क्वांटिटेटिव बैरियर आपके निषिद्ध आपके होते हैं, इसका मतलब आपके क्या हुआ। ठीक, बिल्कुल निषिद्ध करता है क्वांटिटेटिव बैरियर को। दूसरा याद रखना, ये वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से अब यहां ये वस्तु तो ठीक है, सेवाओं के लिए तो आपके ट्रिप्स वाला प्रोविजन आपके है, तो ये तो आपके वैसे ही हट जाएगा, इसका मतलब ये दूसरा गलत। ठीक है, ये विदेशी निवेश के नियमन से आपके संबंधित नहीं, ये भी सही है, इसमें भी विदेशी निवेश का नियमन कोई है ही नहीं। 1 और 3, इसका आंसर ये सही है, 1 और 3। 46 का सी, 46 का आपके सी ऑप्शन। अब आते हैं इसके बाद आगे, 46 के बाद 47। अब 47 क्वेश्चन पे आना आप लोग। ये 47 क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, 47 क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति, आरबीआई क्या करे, लिक्विडिटी को बढ़ा दे। लिक्विडिटी को आपके बढ़ाना है इसमें, और लिक्विडिटी को बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा आपके इंटरेस्ट रेट को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो समझना, लिक्विडिटी को अगर बढ़ाने का डिसीजन लेता है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। तो वैधानिक तरलता अनुपात एसआर को घटाकर उसे अनुकूलित करना, तो क्या नहीं करेगा, ये तो करना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट, एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सुविधा दर को आपको क्या करना, बढ़ाना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सुविधा दर को आपके क्या करना, बढ़ाना। इसका मतलब आपके क्या हुआ, तीसरा आपके बैंक रेट को घटाना और रेपो रेट को घटाना। तो बैंक रेट को घटाना यानी कि यहां भी आपके बैंक रेट आपके कम होगी और रेपो रेट आपके कम होगी, तो ये दोनों चीजें आपके लिक्विडिटी को बढ़ा रही हैं। इसका मतलब ये करेगा और ये करेगा। एमएसएफ रेट आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है, कोई भी बैंक आपके आरबीआई से ओवरनाइट लोन ले ले, ओवर द नाइट लोन आपके ले ले, अगर एमएसएफ की आपके रेट बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। एमएसएफ की रेट बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां ये ऑप्शन सही नहीं है, ओनली 2 बिल्कुल सही है, 47 बी। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, 48। अब 48 की अब अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 48 जो आपके है, ये आपके क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके 48 आपके कह रहा है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके ठीक निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। ठीक है, तो 1991 की आपके आर्थिक उदारीकरण के बाद के अगर हम निम्नलिखित आपके कथनों पर आपके विचार करें तो शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके कमी हुई है।
संभव ही नहीं है, ये गलत है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, ठीक, ये भी गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर किसी अर्थव्यवस्था में आपके वृद्धि हुई है, गैर किसी अर्थव्यवस्था में आपके वृद्धि हुई है, ठीक, तो बिल्कुल हुई है आपके एम नरेगा जैसी आपकी जो योजनाएं चल रही है। नेक्स्ट, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में आपकी कमी आई है, रोजगार दर तो पूरे भारत में ही आपके घटा है, इसका मतलब 3 और 4 ये आपके सही है, इसका ऑप्शन 48 का आपके बी ऑप्शन, 48 का आपके बी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 49। क्वेश्चन आपके कहता है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख यानी कि शॉर्ट टर्म डेब्ट देने में एक तो आपके जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा आपके कमर्शियल बैंक, ठीक। तो नेक्स्ट यहां याद रखना, पहला आपके पॉइंट है ये कि कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम अल्पकालीन साख की बात करें तो केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। यह क्वेश्चन आपके गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक। दूसरा, आपके जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि कार्य साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, यह आपके बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन आपके 2, इसका ऑप्शन आपके 2। नेक्स्ट 49 के बाद में अब आपके जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर आपके 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम आपकी बात करें, भारत में आपके किसी ने अगर साइबर बीमा आपके कराया है, क्या कराया है, साइबर बीमा, ठीक है, साइबर या हैकिंग या इस अटैक से बचने के लिए निधि की हानि की भरपाई व अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः कौन कौन से आपके लाभ दिए जाते हैं, कौन कौन से आपके लाभ दिए जाते हैं। कोई मलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है, कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लागू लागत सही है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा गया है तो नए कंप्यूटर की लागत, यह गलत है, नए कंप्यूटर की लागत नहीं मिलती। अगर साइबर फोर्स्ड होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत, यह भी सही है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव में लगने वाली लागत, यह भी सही है। 1, 3, 4 इसका आंसर आपके होगा बी। सिर्फ इसमें नए कंप्यूटर की लागत नहीं दी जाएगी, बाकी की तीनों चीजें आपके साइबर बीमा में आपके दी जाती हैं, ठीक है। अब 50वें के बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 51। 51वां क्वेश्चन आपके है कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब। 51 क्वेश्चन में आपके कार्बन नैनो ट्यूब की आपके बात की गई है, ठीक। कार्बन नैनो ट्यूब अगर हम देखें, मानव शरीर में मेडिसिन और एंटीजेंस के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, सही है। मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग में कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, यह भी सही है। नैनो ट्यूब है आपके बहुत पतली पतली, बिल्कुल आपके आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स की तरह कार्य कर सकती है। बायोकेमिकल इंडिकेटर्स के रूप में यूज, बिल्कुल सही है। बायोडिग्रेडेबल होती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 51वें का 1, 2, 3, 4 ये चारों आंसर आपके सही है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में आगे। अब आगे आपके पूछा गया है 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करो गतिविधियों पर विचार। खेत में फसल पर पीड़कनाशी का छिड़कना, खेत पर फसल में पीड़कनाशी का आपके छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेल, मतलब पानी से बाहर आती हुई वेल के सांस के नमूने एकत्र करना, ठीक। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से ड्रोन का प्रयोग आपके कहां किया जा सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा तो ये पूछना चाह रहा है कि ड्रोन का यूज आपके कहां हो सकता है। तो पीड़कनाशी छिड़कना बिल्कुल हो सकता है, ड्रोन खेत के ऊपर चला दो, आपके इंसेक्टिसाइड छिड़क देगा। एक्टिव बॉल्कोने, अब बॉल्कोने जहां आपके ज्वालामुखी आ रहा है वहां इंसान तो आपके जाएगा नहीं, इंसान नहीं जाएगा तो क्या करो, ड्रोन को भेज के हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समुद्र के अंदर जहां कहीं भी वेल बाहर आ रही है, अब इंसान तो जाएगा नहीं, वहां ड्रोन के द्वारा आपके उसका सैंपल लिया जा सकता है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है, ये सही है,
ठीक, 52 क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आते हैं आपके 53। अब क्वेश्चन नंबर आपके 53, क्वेश्चन नंबर 53 की अब अगर हम आपके बात करें तो नेक्स्ट आपके समझना, क्वेश्चन नंबर 53 आप ये समझना, ये आपके क्या कह रहा है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में आपके उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। ठीक, अब यहां आपके ये सब आपके छोड़ा, ये एक फ्यूचरिस्टिक एजम्पशन है, एक आपके भविष्य की परिकल्पना है आपके जो इसमें दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपके एक्सपेरिमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक है, ये अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां आपको ऐसे ऑप्शन जब कभी आए तो यहां आपको भी नहीं पता क्या और हमें भी नहीं पता एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये तो फ्यूचर में आपके होने वाला है। एलिमिनेटिंग मेथड लगाते हैं यहाँ। वॉयेजर 2 क्या ये हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, छोड़ा जा चुका है। ठीक, न्यू ओरिजिन ये भी छोड़ा जा चुका है, और लीसा पाथफाइंडर ये 2015 में आपके छोड़ा गया। ठीक है, अब यहां ये फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है तो इन तीनों पे तो हो नहीं सकता, ये तीनों तो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है तो इवॉल्व्ड लीजा, एलिमिनेटिंग मेथड आपके कहती है इवॉल्व्ड लीजा। ठीक, अब ये है क्या नहीं पता तो ना पता रहे, लेकिन एलिमिनेटिंग मेथड से तो यही निकल के आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कोई एक्सपेरिमेंट आपके होने वाला है। ठीक है, अभी नहीं हुआ है। ठीक, ये हुआ। अब आते हैं इसके बाद में आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझना, क्वेश्चन नंबर आपके 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपके क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन नंबर आपके 54 आपके कह रहा है क्या कह रहा है कि भावी माता पिता यानी जो फ्यूचर आपके पेरेंट्स हैं, इनके स्पर्म और एग में उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्यक्ति का जीनोम जन्म के प्रारंभिक पूर्व भ्रूणी अवस्था में संपादित, यह भी सही है। मानव प्रेरित प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल एक शुकर में आपके अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल आपके बहुत समय पहले आपके हो भी चुका है, कहां आपके डेनमार्क, यहां आपके हुआ भी है ये। इसका मतलब 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन आपके इसके सही है। 1, 2 एंड 3 बिल्कुल हो सकता है आपके। अब नेक्स्ट आते हैं आगे, 54वें के बाद आपके भारत में न्यूमोकोकल आपके कंज्यूगेट वैक्सीन के उपयोग का आपके क्या महत्व है। ठीक है, अब यहां सबसे पहले अब न्यूमोकोकल आपके जगह ये है तो एक चीज तो श्योर है आपके इससे ही रिलेटेड कोई बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर 1 ये न्यूमोनिया और साथ ही तनिक शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वैक्सीन के द्वारा उन एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंसी आपके कम की जा सकती है जो एंटीबायोटिक आप बाहर से ले रहे हो और जो आपके औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, क्योंकि इंटरनल आपके वैक्सीन ली तो अंदर से ही डेवलप हो जाएंगे एंटीबायोटिक, ये सही है। इन वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी तो कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है दुनिया में जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। आंख बंद करके गलत कर दो इसे। ठीक, बचा 1 एंड 2। अगर वैक्सीन बनी है तो साइड इफेक्ट होगा, तो कुछ पॉइंट्स पे तो आप स्वविवेक इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं है वो पॉइंट आपको आए तो ही आप सही करोगे। ठीक है, तो ये था आपके 55वें का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 56वां 56। क्वेश्चन नंबर आपके 56 अगर हम आपके देखें तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिजिटल लॉकर से आपके संबंधित है। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ये तो सीधा सीधा सा आपके 56 का ए आंसर, 56 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपके कह रहा है
प्लांट सेल और एनिमल सेल, एक तरफ है प्लांट सेल और एक तरफ है आपके एनिमल सेल, ठीक, दोनों के बीच में अंतर। प्लांट सेल में सेलुलोज कोशिका भीतियां होती है, प्राणी कोशिकाओं में नहीं, ठीक, सेलुलोज से तो मतलब नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी सेलवाओं में आपके होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, गलत है ये। मैच्योर्ड प्लांट सेल में एक बृहद रसधानी, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आपके, ठीक, इसमें आपके प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये भी सही है। इसमें 1 and 3, 1 and 3, तो इसका आंसर आपके क्या है, 1 and 3, ये आंसर, ठीक, 1 and 3। तो आपके क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर 1 and 3। आगे क्वेश्चन नंबर 57 के बाद में आपके अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो आपके बेंजीन पॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर आपके 58 आपके क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कौन से कारण बेंजीन पॉल्यूशन को आपके उत्पन्न करते हैं। तो ऑटोमोबाइल, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कारित पदार्थ, ये भी करते हैं। तंबाकू का धुआं करता है, लकड़ी का जलना, इससे भी बेंजीन होती है। फर्नीचर पे आपके जो पॉलिश की जाती है उससे भी बेंजीन होती है। पॉलीयूरेथीन निर्मित, ये भी है, यानी कि 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन, यानी कि आपके हर किसी से भी आपके बेंजीन आपके ये निकलती है, ठीक है, हर किसी से भी आपके क्या है, बेंजीन आपके निकलती है, ठीक। अब आते हैं आगे 58 के बाद 59। 59 क्वेश्चन को अगर हम आपके गौर से देखें तो ये क्या कहता है, निकट भविष्य में अगर कोई आपके दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट आपके होता है, यानी एक और आर्थिक मंदी, एक और आर्थिक मंदी अगर आती है तो कौन कौन सी कार्यनीति भारत को सबसे अधिक इसमें उन्मुक्ति मतलब रिलैक्स प्रदान कर सकती है। जैसे कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, बिल्कुल सही है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, ठीक, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को अगर हमने बनाया तो इससे अंदर आना तो दूर, पैसा बाहर भी जा सकता है, ये भी गलत है। इसका आंसर ओनली 1, सिर्फ एक। 59 का आपके आंसर होगा ओनली 1, ठीक है। अब 59 के बाद आपके क्वेश्चन नंबर आपके 60। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम आपके देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, यदि आप अपने बैंक के डिमांड अकाउंट में से, डिमांड अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट आपके क्या होता है, जब आप मांगोगे तब बैंक आपको देगा, ठीक, नगद राशि निकालना है तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। डिमांड जो आपकी डिपॉजिट होती है उसे हम पहले ही अर्थव्यवस्था में मान के चलते हैं, मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। 60वें से आपके 60वें का दहली। अब आता है 61। अब यहां याद रखना 61 का आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, पारामिता वर्ड, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर भी आपके जो हिस्ट्री के आपके जो ऑप्शनल वाले हैं वो भी आपके इसमें कंफ्यूज है, गूगल पे ही आपके आंसर मिलेगा। ये पारामिता जो आपके वर्ड है ये आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। इन तीनों ही ऑप्शन में अब हमें सिर्फ वो देखना है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें आपके तीसरा पॉइंट परिपूर्णता है, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ। तो बोधिसत्व का कंसेप्ट भी आपके किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। तो 61 का आपके सी ऑप्शन, 61 का सी ऑप्शन। अब इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन आता है 62। 62 में आपके आता है कि 1884 में रखमाबाई केस। रखमाबाई आपके ये महिला थी, आपके इनकी कम उम्र में आपके शादी हुई थी और उसके बाद में इनके पति के साथ आपके इनका नहीं बना। पति ने कहा कि आप ससुराल वापस आओ, इन्होंने ससुराल जाने से आपके मना कर दिया। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर कोर्ट में आपके केस चला। कोर्ट में केस चला आपके दाम्पत्य अधिकारों के साइन के ऊपर। इस केस में आपके ये हार गई। अब इस केस में आपके ये हार गई तो रखमाबाई ने आपके ब्रिटेन की क्राउन यानी कि महारानी के पास आपके ठीक अपनी अपील की। अब अपील की तो आपके ब्रिटेन की महारानी ने इस फैसले को आपके क्या किया, उलट दिया। तो इसमें दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और सहमति, एज ऑफ कंसेंट, इन दोनों से रिलेटेड है आपके ये केस, यानी कि 2 and 3, 2 and 3,
ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63 आपके कहता है कि 20वीं शताब्दी में आपके शुरुआत में जो नील की खेती का आपके हास हुआ था, कि नील की खेती अचानक से आपके कैसे नीचे आई। तो नील की खेती का बेसिकली हास ये हुआ था कि इस समय आपके यूरोप के बाजारों में सिंथेटिक नील यानी कि आपके दूसरा देखें तो नई आपके कलर्स की खोज आपके हो गई थी। इस वजह से आपके जो खेती वाली नील थी, ठीक, ये फायदे का सौदा आपके नहीं रह गया। तो इसका मतलब 63 का बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यह है आपके 63 का बॉम्बे ऑप्शन। 63 के बाद आपके 64 में हम देखें तो आपके बेलेजली ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, वो किस लिए की? बेलेजली ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की वो इसलिए की कि ब्रिटेन से जो आईसीएस ऑफिसर आ रहे हैं उन्हें इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर और इंडियन फिलॉसफी की ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो आपके ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए आपके क्या की गई? इसकी स्थापना की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक। 65 क्वेश्चन नंबर 65 अगर हम आपके देखें तो ये भारत के इतिहास में उल गुलाम या महान उपद्रव, ये बेसिकली बिरसा मुंडा का आपके उपद्रव था। बिरसा मुंडा उपद्रव को आपके कहा जाता है उल गुलाम या महान उपद्रव के नाम से आपके जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप आगे याद रखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपके सीधा आपके पूछा गया है, ठीक, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि आपके ये पुष्यमित्र पुंग से संबंधित, सुंग से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है, ये इनसे आपके बहुत पहले के हैं, ठीक है। यानी कि आपके पहला ऑप्शन आपके इसमें सही नहीं है, तो इसमें से आप सबसे पहले पहला अगर हम हटा दें। दूसरा अमर सिंह हर्षवर्धन, ये भी आपके सही नहीं है, दूसरा भी गलत। कालिदास चंद्रगुप्त टू, ये आपके सही है। इसका मतलब इसका आंसर 3। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा। तो 66 का आपके आंसर होगा 3। ये कालिदास चंद्रगुप्त टू से आपके यानी कि उनके समकालीन है आपके। 66 के बाद में आपके आता है 67। अब 67 की अब अगर हम आपके बात करें, ठीक, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का प्रयोग आपके किस लिए होता है? सबसे पहले तो अगर हम आपके ये देखें, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का हम आपके करते क्या है निदान? इस टेक्निक में हम ये करते हैं कि पेरेंट्स के अंदर आपके एक डिजाइनर बेबी की संकल्पना या आपके बच्चे के अंदर कोई आपके भविष्य में कोई रोग आने वाला हो तो उस रोग को हम आपके क्या करते हैं, इसमें दूर करते हैं। तो प्रो न्यूक्लियर आपके टेक्निक का जो आपके यूज है संतान व सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध, यानी कि जो आपके क्रोमोसोमल या जो जेनेटिक डिजीज आपके क्रिएट होने की संभावना है उसे प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आपके दूर किया जा सकता है। इसका आंसर आपके होगा 67 का डी। 68 कह रहा है विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? इंडस्ट्रियल यूनिट में विद्युत की खपत कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक। जहां लग रहा है यूज नहीं हो रहा तो बंद कर देगी ये। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की आपकी रचना, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अब इसके बाद में रोगों का निदान इसमें भी कर सकती है। टेक्स्ट स्पीच में परिवर्तन हो सकता है, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण ये भी हो सकता है। 1 3 4 5, अब 1 3 4 5 इसमें आपके कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि आपके इसमें अगर 1 3 4 5 नहीं है तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आपके होगा ये होगा डी, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में नेक्स्ट 68 के बाद में आते हैं 69। अब 69 को आप समझना, 69 को बड़े आसानी से समझना। दृश्य प्रकाश संचार। दृश्य प्रकाश संचार मतलब विजुअल लाइट कम्युनिकेशन।
विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, इसको साधारण भाषा में बोले तो यही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, पूछना था ऑप्टिकल फाइबर, पूछ लिया वीएलसी, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर 375 से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यह हुआ, यानी कि इसमें आपके बिल्कुल ये सही है। अब दूसरा आपके याद रखना, वीएलसी दीर्घ प्रकाशीय बेतार संरचना के रूप में जाना जाता है, ये नहीं है। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में विशाल मात्रा में डाटा बहुत तेजी से कर सकता है, डाटा ट्रांसफर। ये वीएलसी यानी ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण, व्यतिकरण यानी कि इसमें आपके डिस्पर्सन, ये नहीं होता, ये भी सही है। 134 यानी कि इसका आंसर होगा आपके सी। इसका आंसर कौन सा आपके होगा? सी। 69 का आपके कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब 69 के बाद में आपके अगला आता है 70वां क्वेश्चन नंबर 70, ठीक। ब्लॉकचेन टेक्निक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक से रिलेटेड है आपके, ब्लॉकचेन टेक्निक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर तकनीकी, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसमें पहला, यह एक सार्वजनिक खाता है, बिल्कुल सही है, जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता, यह सही है। ब्लॉकचेन की संरचना विकल्प ऐसा है, इसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी, केवल क्रिप्टो करेंसी मतलब ये गलत है। एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम की सिचुएशन ज्यादातर गलत ही होती है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ब्लॉकचेन के आधारभूत वस्तुओं पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, बिना किसी अनुमति के विकसित नहीं किया जाता, इसका मतलब ओनली वन, इसका ए ऑप्शन सही है। 70वें का ए ऑप्शन, 70वें का ए ऑप्शन। 70वें के बाद अब आपके 71वां 71 क्वेश्चन। सेवेंटी वन क्वेश्चन आपके कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। औरंग राजकोष का प्रभारी, औरंग बेसिकली आपके ये वेयर हाउस के प्रभारी को कहते थे, ये तो गलत हो गया। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये बिल्कुल सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, ये भी सही है। 2 and 3 यानी कि इसका बी ऑप्शन। 71वें का बी ऑप्शन है आपके। अब आते हैं इसके बाद आपके 72वां 72वां क्वेश्चन आपके कहता है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। स्थावरविद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्थावरविद आपके ये बौद्ध धर्म की कंजर्वेटिव आपके शाखा थी, रूढ़िवादी, और ये आपके महायान की जगह आपके हीनयान से आपके संबंधित है। किससे? हीनयान से। महायान से संबंधित हैं आपके महासंघिक, ठीक है, ये आपके किससे संबंधित है? महायान से महासंघिक, ठीक, ये भी सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। 72 का 2 and 3, 72 का 2 and 3 यानी कि इसका आपके बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी। 72 में आप लोग लगा दीजिए बॉम्बे, ठीक। अब आते हैं हम 73 अब हम देखें 73 का आपके ऑप्शन क्या कह रहा है? 73 कह रहा है कि आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द्वारा 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके जब यूरोप में आपके इंग्लैंड में आपके शुरू हुआ, तो वहां से आपके भारी मात्रा में आपके वस्तुएं यानी कि सामान भारत आने लगा, और इसमें सबसे बड़ा आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक, इसमें आपके क्या हुआ? पड़ा। तो भारत के आपके दस्तकारी जो उद्योग हुए ये आपके नष्ट हो गए। 73 का ए ऑप्शन, 73 का ए ऑप्शन। अब आते हैं हम आपके 74। अब 74 में अब आपके सीधा सीधा सा जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ये पूछा गया है क्या? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करें। इसमें आपके पूछा गया है उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम, मतलब ओल्ड से आगे की ओर। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लव सत्ता की स्थापना, ये लगभग 700 के आसपास। गोपाल द्वारा पाल वंश, ये लगभग 750 के आसपास, ठीक, यानी कि आपके 700 फिर 750 यानी 2 और 4, तो पहले 2 और फिर 4। अब इसमें देखो आगे जाना ही नहीं है, 2 के बाद आपके 4, ऑप्शन ही सी है सीधा सीधा। 4 के बाद 1 और 3, ठीक, 3 आपके इसलिए क्योंकि आपके परांतक वंश चोल सत्ता सबसे बाद में आपके आई थी इनमें, ठीक।
तो इसमें सी ऑप्शन 2413, सी ऑप्शन आपके 74 का सी आंसर। अब नेक्स्ट याद रखना, सेवेंटी 75 क्वेश्चन आपके बात कर रहा है किसके, कौन सा उपभाग, उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी। अब ये आपके जो हुंडी आपके जो वर्ड है, ठीक, ये तो इतिहास से लेके आपके वर्तमान तक और आगे भविष्य में आपके फ्यूचर तक, ठीक। हुंडी तो आपके एक ही चीज के लिए आपके जानी जाती है, एक्सचेंज पेपर यानी कि विनिमय पत्र। हुंडी का प्रयोग आपके कहां होता है, विनिमय पत्र के रूप में, विनिमय पत्र के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे याद रखना 75 के बाद में 76 आपके स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की आपके पुस्तक देशेर कथा। अब देशेर कथा अगर हम आपकी बात करें तो ये भी आपके इतिहास का एक टफ क्वेश्चन में से एक है, आंसर इसका भी आपके गूगल पे मिलेगा, गूगल पे आपके मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके याद रखना, इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, बिल्कुल आपके सही है। स्वदेशी नुक्कड़ नाटक लोकगीतों को प्रेरित किया और देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया, ये नहीं है, यानी कि इसके जो आंसर है आपके 1 एंड 2। ये इतिहास के आपके कठिन क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। 76 के बाद में आपके 78 में याद रखना, यहां क्वेश्चन आपके पूछा गया है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक आपके इसके आपके राइटर थे गोपाल बाबा बलंकर, ठीक। इसके राइटर कौन थे, गोपाल बाबा बलंकर। 79 भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याबाप और द्रोणवाय, ये दोनों शब्द आपके किससे थे, लैंड आपके मेजरमेंट। 79, ठीक, जैसे कि आपके इस समय वर्तमान में बीघा और बिस्वाएं, ये आपके भूमाप से रिलेटेड थे। 79 में याद रखना भूमाप। 79 के बाद अब आपके क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर 80 में अब आप याद रखना, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, ठीक है। अब यहां आपके जब अभिलेख की आपकी बात आ गई, ठीक है, तो अभिलेख तो सबसे ज्यादा अभिलेख या शिलालेख आपके अशोक ने आपके बनाए थे। चाहो तो आप पूरे को पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो, रिस्क लेना है तो आप यहां सीधा रिस्क ले सकते हो अशोक के नाम पे, सम्राट अशोक। 80वें का आंसर ए, 80वें का आंसर ए। अब 80 के बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना 81 क्वेश्चन नंबर आपके 81 कह रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सी आपके होती है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, गलत, ठीक। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है, और उसके द्वारा हटाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। लोगों के द्वारा निर्वाचित, उनके द्वारा हटाई, ये दूसरा यहां गलत हो गया, सरकार संसद के द्वारा, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन 81 का बी, 81 का सीधा आपके आंसर बी। 82 में भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की बात करता है, तो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद में आपके 82 के बाद आपके 83 को अब आप गौर से समझना, ठीक है। 83 में अगर हम आपके देखें तो इसमें आपके स्टेटमेंट क्या है, 83 को समझना आप गौर से, ठीक। ये कंफ्यूजिंग आपके क्वेश्चन है ये 83 में पहला कहता है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो संविधान में तो मूल ढांचे की परिभाषा कहीं है ही नहीं, हटा दो इसे। मूल ढांचे को तो परिभाषित करता है सुप्रीम कोर्ट, पहला गलत। दूसरा, आपके भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों को जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की आपकी व्यवस्था करता है। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, अब सिर्फ हम इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट तो कहीं नहीं लिखा, ठीक है। पॉइंट आर्टिकल 13(2) में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो आपके नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करती हो। अगर नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया या नागरिकों की स्वतंत्रता हनन करने वाली कोई विधि आपके बनाएगा, ठीक, तो ऐसा तभी यानी कि उसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये दिया तो है संविधान में, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है,
ये आपके आर्टिकल 13(2) अगर इससे इंटर रिलेट माने तो ओनली 2 ये आपके होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां आपके नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है ये दिया है, तो यूपीएससी इसको आपके गलत भी कर सकती है। वैसे गलत करना तो नहीं चाहिए, तो हमारे अकॉर्डिंग आपके आंसर केवल 2 होना चाहिए, और होने को तो नाइदर 1 नॉर 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आपके 83 में ओनली 2, 83 का आंसर ओनली 2। 83 के बाद में नेक्स्ट याद रखना 84। 84 में याद रखना कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच आपके अगर कुछ अंतर है, ठीक, यानी कि कॉमन आपके कुछ है, तो वो है आपके एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज, ठीक। मार्क्स के अनुसार राज्य आपके एक एक्सप्लॉइटेटिव यानी शोषण की मशीनरी है, और गांधी जी के अनुसार आपके राज्य क्या है, राज्य एक ऐसी संस्था है जो सभी के ऊपर समान नियम लागू करती है, और आपके देश के अंदर आपके या समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग है, समान नियमों से प्रत्येक व्यक्ति को आपके संचालित नहीं किया जा सकता। तो इन लोगों ने तो आपके दोनों ने आपके एक राज्य विहीन समाज की परिकल्पना आपके रीत रखी थी, ठीक है। स्टेट विदाउट सोसाइटी विदाउट स्टेट, तो यहां दोनों आपके कॉमन है। 84 में आंसर ये याद रखना। अब 85 का आपके क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन आपके कहता है नौकरशाही, नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण क्या है। उपयुक्त चरित्र चित्रण, तो ब्यूरोक्रेसी तो आपके सीधा सीधा सा क्या है, नीतियों का क्रियान्वयन, सोचना ही नहीं है ज्यादा कुछ, सीधा सीधा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही दिया हुआ है आपके 85 में। अब आते हैं हम 86। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? बिल्कुल, ठीक। केशवानंद भारती केस में संविधान का भाग आपके डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। क्या कोई आपके विधिक प्रभाव रखती है? तो समझना, ठीक। प्रस्तावना का स्वयं का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यह चीज ध्यान रखना। अन्य भागों की प्रस्तावना आपके क्या करती है, सोल आपके या आत्मा का कार्य करती है, अन्य भागों के आपके प्रारूपों को समेटी हुई है। तो इसमें आपके जो आंसर होगा कि संविधान का आपके भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यह ध्यान रखना, कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब इसके बाद में 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 87। 87 आपके क्या है, रिजर्व ट्रांस। तो रिजर्व ट्रांस तो सीधा सीधा आपके क्या है, आईएमएफ, और कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं उसमें। तो जहां रिजर्व ट्रांस की बात आए तो सीधा आईएमएफ, आगे देख लो क्या लिखा है इसमें, आईएमएफ द्वारा अपने मेंबर्स को जो आपके क्रेडिट यानी कि जो लोन दिया जाता है उससे रिलेटेड आपकी रिजर्व ट्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में याद रखना कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपके दिए गए जो प्रोविजंस हैं कौन से सही हैं। पार्ट 4 यानी कि आपके डीपीएसपी, तो क्या डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है? बिल्कुल नहीं है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। राज्य के द्वारा कानून को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। 2 and 3, 88 में 2 and 3 कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है, 88 में 2 and 3, ठीक है। अब 89 अब 89 की आपके बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 आपके क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो यहां एक पॉइंट याद रखना, यहां तक तो सही है कि आपके उस व्यक्ति को बहुमत वाले जो बहुमत दल है आपके विधानसभा में, ठीक है, उस पार्टी से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को आपके 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो मतदान के योग्य है, अब यहां मतदान के योग्य तो 18 साल बाद व्यक्ति हो जाता है, ठीक। तो 18 साल के व्यक्ति को हम आपके क्या नहीं कर सकते, यहां मिनिस्टर आपके नहीं बना सकते, ठीक, क्योंकि चुनाव लड़ने की जो मिनिमम आपकी उम्र है वो आपकी कितनी होती है, 25 साल। तो इसमें आपकी जो पहला है आपके ये गलत है, और दूसरा आपके ये संविधान में दिया ही नहीं है, इसका मतलब यह है ऑप्शन गलत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निहर हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। गलत है ये, अगर सजा आपके उसकी समाप्त हो चुकी है तो वो दोष मुक्त हो जाता है, चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब आपके डी, नाइदर 1 nor 2, ये सही है। 89 का
डी। अब आते हैं आपके 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपके ये कहता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है, तो संसद का आपके सत्र आहूत कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहां वो ठीक समझे। सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, ये सही है, किंतु सभी सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये दूसरा पॉइंट आपके इसका गलत हो गया। पहला तो सही है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलाना आवश्यक हो, ये भी सही है। 1 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3, 90 का ऑप्शन आपके सी। के बाद अब आपके 91। में याद रखना, आधार मेटा डाटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। आधार मेटा डाटा को 3 नहीं, हम रख सकते हैं 6 महीने तक संग्रहित। इसका मतलब गलत। राज्य निजी निगमों से आधार डाटा को साझा करने के लिए आपके कोई अनुबंध नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी आपके गलत, सॉरी दूसरा आपके सही, अनुबंध नहीं कर सकता, अनुबंध नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। संचित निधि से इतलाफ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर 2 और 4। 91 का आपके आंसर 2 और 4, 2 और 4। नेक्स्ट याद रखना, 91 के बाद 92। 92 की अगर हम आपकी बात करें तो राज्यसभा की आपके लोकसभा के बराबर शक्तियां। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में आपके दोनों हाउस को इक्वल पावर होती है। ठीक है, अगर आपके संविधान संशोधन विधेयक में आपके दोनों हाउस से अगर ये प्रस्ताव पारित ना हो तो ये विधेयक आपके लैप्स हो जाता है। बाकी इसके अलावा हर चीज में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। 92 का आंसर। ठीक, इसके बाद 93। 93 है आपके MPLAD, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो MPLAD आपके ये जो फंड है, ये जो आपके फंड है, इससे रिलेटेड फैक्ट, MPLAD टिकाऊ पर संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बिल्कुल सही है। सांसद निधि, सांसद निधि का एक निश्चित अंत SC ST के लाभ पे खर्च होना आवश्यक है, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है। MPLAD वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है, अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों के जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य है। यानी 1, 3 और 4, 1, 3, 4, 93 का आपके 1, 3, 4 आपके जो ऑप्शन है 1, 3, 4 तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब अब इसमें आपके दूसरा ऑप्शन आपके गलत, दूसरा गलत, तो 1, सॉरी दूसरा ऑप्शन आपके गलत नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा आपके इसमें गलत है। इसका आंसर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, थर्ड आपके इसमें गलत है। MPLAD वार्षिक आधार पर स्वीकृत आपके की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, यह गलत है आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आपके जो दिया गया है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आपके किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 17, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। तो अनटचेबिलिटी आपके समता का अधिकार यानी आर्टिकल 17 के अंतर्गत आपके दिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 यानी DPSP, इसमें आपके बी ऑप्शन 94 और 95। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं आगे 95 के बाद 96। वित्त मंत्री पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस आपके करते हुए उसके साथ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आपके होता है। इसको अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया जो आपके भारत में विकसित हुई ये हुई FRBM एक्ट 2003।
ठीक, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बाद से आपकी परंपरा आपकी क्या हुई है, शुरू हुई है। ठीक है। 97 अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि संवैधानिक सरकार। तो संवैधानिक सरकार की अगर हम बात करें तो विधानमंडल द्वारा लोकप्रिय बहुदलीय संवैधानिक सरकार वह होती है जहां सरकार संविधान से शक्तियां ग्रहण करके आगे शासन करे। तो अगर संविधान से शक्तियां ग्रहण करती हैं तो ये सीमित शक्तियां होंगी। संवैधानिक सरकार हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, सीमित सरकार। कैसी गवर्नमेंट होगी, सीमित सरकार। तो 97 का आपके आंसर लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सीमित सरकार, 97 का डी। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम 98 की अगर हम आपके बात करें तो 98 में याद रखना आपके मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। प्रियम्बल बिल्कुल है, डीपीएसपी ये भी आपके बिल्कुल है। इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों सही है। 98 का 1 एंड 2। अब यहां याद रखना कुछ चीजें आपके ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपके दी गई हैं, लेकिन हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज आपके मैंडेटरी नहीं है। अगर इसको मिलाएंगे आपके तो 1 2 नहीं होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी मिलाएंगे तो इसका आंसर आपके होगा क्या, 1 2 और 3। आंसर इसका 1 2 और 3। ठीक, कुछ चीजें आपके मूल कर्तव्य में आपके दी जरूर गई हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से आपके क्या है, रिलेटेड है। अब 98 के बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 99। लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेक्स्ट याद रखना भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं देती हैं। 1 लाख से कम वार्षिक वाले, ये सही है बिल्कुल। और आपके सीनियर सिटीजन, ये भी सही है। 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1 एंड 4 सीनियर सिटीजन और 1 लाख से कम एनुअल इनकम वाले। 99 का आपके डी आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम आपकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 आपके जो मेजर इंटरनेशनल आपके समझौते हैं ये आपके किस किस पे हुए हैं। अल्टमा घोषणा हेल्थ पे सही है। तलानोआ वर्ल्ड क्लाइमेट हैग इस पे आपके नहीं है, अंडर इस पे नहीं है। इसका मतलब 1 एंड 3 ये सही है इसका। तो ये है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का आपकी एक एवरेज एनालिसिस। इस पूरे को अगर हम आपकी देखें तो इसमें अगर हम क्वेश्चन का लेवल देखें ना तो आपकी इसमें 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी से आपके आए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखें आपके तो 35 क्वेश्चन मिनिमम आपके जो डायरेक्टली एनसीईआरटी हैं, जो जितने भी सरल क्वेश्चन आपके आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। ठीक, तो ये है आपके इसका पूरा एनालिसिस। और जो कट ऑफ आपके जाएगी वो 45 से 50 आपके क्वेश्चन के बीच में, यानी कि आपके 90 से 100 नंबर, 100 नंबर से ऊपर इसकी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। तो ये हम लोगों ने आपके इस पेपर का डिस्कशन देखा। ठीक है, अब हो सकता है इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे अकॉर्डिंग सही है, यूपीएससी के आंसर शीट के अकॉर्डिंग सही ना हो, तो 1-2 क्वेश्चंस के आंसर में आपके वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, बने रहिए रविंद्राज आईएएस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।